सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे भाई आज का कोई टॉपिक नहीं है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, कुछ बेसिक टर्म की बात करेंगे जो आपको हो सकता है पहले से पता हो सकता नहीं, 100% आपको पहले से पता होनी चाहिए। जो भी आज की जो भी स्लाइड में जो बात है ना मेरे भाई, पहले से आपको पता होगा। एक रिवीजन के तौर पे मैंने आपके सामने ये स्लाइड लगाया है, कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स जो आपको आना अति आवश्यक है। समझ में आया? चलो मेरे भाई, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर फर्स्ट समझते हैं हम लोग। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये इंट्रोडक्शन भी नहीं है, ये मेरे भाई समझ रहे हो क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दो या एक बेसिक पॉइंट बोल दो, चल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? फर्स्ट पॉइंट देखना, यहां पे फर्स्ट पॉइंट देखना, मैंने क्या लिखा? H2S गैस हैज कैरेक्टरिस्टिक रोटेन एग स्मेल। मेरी बात को समझना, जो हाइड्रोजन सल्फाइड सर कैसे बनता था आपने बताया था कल की क्लास में। अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टी नहीं देखा नॉन मेटल का, मेरे भाई पहुंच जाओ, वहां पे पहुंच जाओ, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देख के आ जाओ। मैंने बोला था व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड, दैट मींस कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। ये सब चीजें हम लोग कल की क्लासेस में पढ़ के आए हैं। आप लेक्चर नंबर 10 को देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो मेरे भाई, मैं बात को बता दूं कि ये जो स्मेल होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, ये रोटेन, सड़े हुए अंडे की तरह इसका स्मेल आता है। अब ये ना पूछ लेना सर सड़ा हुआ अंडा कैसा महकता है, अरे बाप रे, है ना? समझ गए? मेरी बात को समझना मेरे भाई। अब ये ना पूछ देना कि रोटेन एग स्मेल सर कैसा होता है, यही नहीं पता हमें, आपने तो बोल दिया है ना। लेकिन आप वाकई में साइंस के स्टूडेंट है, आपको स्मेल पता होना चाहिए कि कैसा रोटेन एग का होता है। नहीं पता तो जाके चेक करो, ठीक है? रोटेन एग का स्मेल कैसा होता है वो चीज है। मेरी बात को समझो कि जो हाइड्रोजन गैस का मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस नहीं बोलना, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस हैज कैरेक्टरिस्टिक रोटेन एग स्मेल। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल है ना मेरे भाई, वो इसकी तरह मैच करेगी, कुछ इसकी तरीके से होती है। समझ में आ रहा है? अब इसका स्मेल नहीं पता तो परेशान ना होना, देख लेना, देखने से थोड़ी स्मेल पता चलेगा, सूंघ लेना एक बार, ठीक है? चलो नेक्स्ट मेरे भाई, एक पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया का। ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि कैसा स्मेल आता है अमोनिया से। ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको बेसिक पॉइंट्स पता होना चाहिए कि अमोनिया दैट मींस NH3 हैज पंजेंट स्मेल। ओके, मेरे बात को समझना, मैं क्या बोलना चाहता हूं। सल्फर एंड फास्फोरस मेरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्म, मैंने कल की क्लास में बताया था कि सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म S8 होता है, फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 होता है। समझ में आ रहा है? सल्फर, जैसे आप लोग क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्म Cl2 बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ब्रोमीन बोलते थे Br2, यस सर, ये सब चीजें आप बोलते हैं। ऑक्सीजन O2 बोलते हो, नाइट्रोजन बोलते हो N2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ दे तो N2 बता देना मेरे भाई, ओजोन का पूछ दे तो O3 बता देना, ऑक्सीजन का पूछा जाए तो O2 बता दो। इस तरीके क्लोरीन का पूछा गया Cl2 बता दिया आपने, I2 बता दिया, Br2 बता दिया। ये मेरे भाई डाई एटॉमिक थे। कुछ मोनो एटॉमिक होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये लोग मोनो एटॉमिक हैं, मतलब ये अकेले ही घूमते रहते हैं, अनरिएक्टिव। ये तो बात अलग की चीजें हो गई। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है एंड सल्फर S8 में, ऑक्टा एटॉमिक में सल्फर एग्जिस्ट करेंगे एंड फास्फोरस मेरे भाई टेट्रा एटॉमिक में एग्जिस्ट करता है। दैट मींस P4 मैंने यहां पे आपके सामने लगाया है, एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो P4 एंड S8। सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8 होता है एंड फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे भाई P4 होता है। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। बट इन केमिकल रिएक्शन मेरे भाई, जब इनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो जनरली जब इसके केमिकल रिएक्शन, अगर सल्फर किसी के साथ रिएक्शन करता है या मेरे भाई फास्फोरस किसी के साथ रिएक्शन करता है, तो जनरली हम उसके एटॉमिक स्टेट में लेकर रिएक्शन कराते हैं। जनरली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक स्टेट। मेरे भाई एटॉमिक स्टेट समझते हो एंड मॉलिक्यूलर स्टेट समझते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म समझते हो, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करना। मॉलिक्यूल मेरे भाई, एटम से तो मॉलिक्यूल बनते हैं। H मैंने बोला ना, तो हाइड्रोजन का एक एटम है। H2 बोल दूंगा मेरे भाई, तो हाइड्रोजन के 2 एटम तो हो गए, वो अलग चीज है, लेकिन एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी तो है वो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो?
H मैंने बोला ओनली, तो हाइड्रोजन का एक एटम। सर आपने अगर H2 बोल दिया तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल हो गए, वो उसमें दो एटम है, वो बात तो ठीक है, वो समझ रहा हूं, लेकिन 2H बोल दूं तो क्या होगा? 2H बोल दूं तो क्या होगा? तब मेरे भाई मॉलिक्यूल ना बोलना, मॉलिक्यूल ना बोलना, उस समय दो एटम बोल देना हाइड्रोजन के। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नाइट्रोजन N2 रहेगा तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, N2 मेरे भाई ऐसे लिखते हैं, अगर नहीं पता तो देख लेना। N2 होगा तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, मेरे भाई सिर्फ N होगा ना तो नाइट्रोजन का सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, 2 लगा दूंगा ना तो 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, बट इट इज नॉट मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, बट इट इज नॉट मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। समझ रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो उसके बाद मेरे भाई पॉइंट नंबर 4 की मैं अगर बात कर लूं, पॉइंट नंबर 4 की मैं बात कर लूं, आपको जनरली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था, एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया था कि O से ऑक्सीजन, O से ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, यस, O से ऑक्सीजन भी स्टार्ट होता है, यस। दैट मींस आपने वहां पे एक आइडिया दिया था कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का क्या होता है मेरे भाई? ऐड होता है, और रिमूवल ऑफ H होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बात दूर की हो गई। रिडक्शन में सर आपने बताया था कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं ये एडिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं आपको आज इलेक्ट्रॉन की टर्म में अगर बताना चाहूं, इलेक्ट्रॉन की टर्म में अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का फॉर्मूला मेरे भाई पूछ लिया जाए तो बताना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हुआ आपको दिख रहा है तो मेरे भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई रिडक्शन का मतलब सर क्या होगा? रिडक्शन का मतलब फिर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम गेन कर रहा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते वक्त गेन हो गया ना, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया ना मेरे भाई, तो रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते समय अगर लॉस हो गया ना तो ऑक्सीडेशन दिखा देना, ऑक्सीडेशन दिखा देना मेरे भाई। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम ने इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया तो आप बताएंगे मेरे भाई कि ऑक्सीडेशन इनका हुआ। जिस एटम का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है मेरे भाई, जब लॉस होता हुआ आपको इलेक्ट्रॉन दिखे तो बता देना मेरे भाई कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो रिडक्शन हो रहा है। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं मेरे भाई, जो लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं मेरे भाई, उसको अपन लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से बोलेंगे। जरा देखना क्रॉस में चल रहा है ये मामला, क्रॉस में चल रहा है। क्रॉस का मतलब ये है, क्रॉस का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वो है कौन? वो है कौन? जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मेरे भाई वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, लेकिन जो कर रहा है मेरे भाई दैट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रॉस में चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है, ध्यान से समझना। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा ना? यस सर ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन मेरे भाई रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं उसको। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना तो बता देंगे वो एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। समझे? रिड्यूस, अगर मैंने बोल दिया ना मेरे भाई, सुन, मैंने बोला ना कि मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? मैं बड़े प्यार से बोला कि मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या समझोगे? मैंने बोला नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट और नॉट? समझो बात को, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस राइट है ये। तो नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मेरे भाई। समझ रहे हो? इसलिए अपन लोग नॉन मेटल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं एंड मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? समझ गए आज? ये बात समझ में आ रहा है? मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव आएगा, मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे 2 पॉजिटिव आएंगे, 3 करेंगे तो 3 पॉजिटिव आएगा। मेरे भाई Al पे देखा होगा +3 रहता है, मैग्नीशियम पे देखा होगा +2 रहता है, सोडियम पे देखा होगा +1 होता है। ये मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं मेरे भाई? क्लोरीन पे आपने देखा होगा -1 रहता है, फास्फोरस पे आपने देखा होगा -3 रहता है, सल्फर पे देखा होगा -2 रहता है।
देखा है कि नहीं देखा मेरे भाई? सल्फर पे देखा होगा ना, जैसे नॉन मेटल की खास बात समझ में, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नॉन मेटल को अपन लोग बोल देंगे कि मेरे भाई तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि तूने इलेक्ट्रॉन गेन किया। समझ गए? यस। चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं मेरे भाई, एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करिए, एक रिएक्शन दे दिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कि एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लोरीन का रिएक्शन आप एक बार मेटल से कराएं और एक बार नॉन मेटल से कराएं तो क्या होगा अगर क्लोरीन, when chlorine react with metals and non-metals, then what happen when the chlorine react with, देखो metals की पहले मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं मेटल्स की बात कर लेता। अगर मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है मेरे भाई तो आयनिक क्लोराइड देगा। अपने माइंड में बैठा लो, माइंड में सेट करो, when the chlorine react with metal then it form ionic chloride, but when non-metal react with chlorine then it form covalent chloride। क्या बात कहा सर आपने? That means metal जब क्लोरीन से करेगा तो आयनिक क्लोराइड देगा and non-metal react करेगा क्लोरीन से तो covalent chloride देगा। समझ में आ रहा है? सर आपने बताया कुछ एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आता है, कुछ एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए मेरे भाई। एग्जाम्पल होगा जब, सबर करो, सबर। ठीक है, ये देखो सोडियम क्या है, अब ये ना कहना सर नॉन मेटल है ना, बेइज्जती ना करना अपनी, है ना, अपनी क्या मेरी भी हो जाएगी। चलो तो मेटल, सोडियम मेरे भाई मेटल है, सोडियम मेटल है। सोडियम का रिएक्शन अपन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बना मेरे भाई, ये एक आयनिक क्लोराइड है। मेटल के साथ अगर आपने क्लोरीन देखा ना, तो मेटल के साथ अगर क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है ना तो मेरे भाई वो आयनिक क्लोराइड बनाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होगा। अगर इसको मैं तोड़ूं ना तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेकडाउन होंगे। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? वन एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसी को तो अपन लोग बोलते हैं कि आयनिक हो रहा है। आयनिक बॉन्ड हम लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा ना यार। अभी मैं बेसिक टर्म दे रहा हूं, उसमें अंदर नहीं जाना चाहता, पहले यहां पे समझो। यस सर। सर आपने एक बात बोला कि नॉन मेटल का रिएक्शन जब हम लोग क्लोरीन से कराएंगे तो कोवैलेंट क्लोराइड देगा। बात सही है कि नहीं है? यस, बात तो सही है। सर एक एग्जांपल दीजिए ना। देखो मैंने फास्फोरस ले लिया, फास्फोरस का रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ कराया तो मेरे को भाई फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिल गया। कुछ बच्चों ने पूछा था सर पेंटाक्लोराइड की बात कर लीजिए, पेंटाक्लोराइड भी बना दीजिए। यहां पर मैंने आज पेंटाक्लोराइड भी बना दिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी पॉसिबल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी पॉसिबल है एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। व्हेन द क्लोरीन रिएक्ट विद फास्फोरस, हम लोग ऐसे बोल दो कि व्हेन फास्फोरस एक नॉन मेटल है ना, तो फास्फोरस एक नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल जब क्लोरीन से करता है ना तो कोवैलेंट क्लोराइड मिलता है। मैंने फास्फोरस का कराया तो मेरे भाई फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिल गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल गया। रिएक्शन बैलेंस भी है, मेरे भाई 6 2 12 है, यहाँ पे 4 3 12 हो गया, 5 4 देखो यहाँ पे 5 4 20 हो गया ना, 20 क्लोरीन है यहाँ पे, 10 2 20 क्लोरीन। मेरे भाई रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस रिएक्शन है। चीजों को समझो, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग चीजों को कवर अप करते हैं, इतनी इस क्लास में रखते हैं। नेक्स्ट चीजें आप नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में जाके देखिए, मजा आने वाला, काफी इंटरेस्टिंग, पूरा का पूरा लेक्चर देखो, मजा आ जाएगा। पूरे आप चैप्टर 3 के मतलब एक कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया तो। ओके चलो अभी की क्लास में फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, है ना, लाइक करना, एंड फिर उसके बाद क्या करना समझ में आ रहा है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।